हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की इस क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई टॉपिक है। जो क्लास 10th के बच्चे जो मैथ से घबरा रहे हैं, उनको जिनको त्रिभुज समझ में नहीं आता है, त्रिभुज के थेल्स थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम देखते ही वो सवाल को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। आज उन बच्चों के लिए क्लास जो है बहुत ही मस्त वीवीआई होने वाला है। आप क्या सोचते हैं ये थेल्स पर में सिर्फ बिहार बोर्ड वाले के लिए है? नहीं, सीबीएसई बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ऑल स्टेट बोर्ड के लिए भी, सारे बोर्ड में ये थ्योरम्स हैं। और जितना बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही सीबीएसई बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए देर नहीं करते हैं, जल्द ही शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए थेल्स पर में, थेल्स पर में कहता क्या है, सबसे पहले जानेंगे थेल्स। थेल्स जो है ना, एक यूनान देश के गणितज्ञ थे। उन्होंने बताया क्या कि अगर किसी त्रिभुज में, अगर कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। तीनों भुजा में से किसी एक भुजा के समानांतर अगर कोई एक रेखा खींचते हैं, एक रेखा खींच दिया, यह रेखा जो है, मान लिया इस त्रिभुज का नाम ए, बी और सी। इस त्रिभुज में देखा जाए तो बीसी भुजा के समानांतर एक रेखा खींचे हैं जिसका नाम आता है डीई। ठीक है, तो कहता है थेल्स कहते हैं कि किसी त्रिभुज में अगर एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींचेगा तो वो रेखा अन्य दोनों भुजाओं को किसी न किसी बिंदु पे काटेगी। जो बिंदु पे काट रही है डी और ई पर, ये बिंदु जो है ना, इस भुजा को समान अनुपात में, ये बिंदु जो है इस भुजा को समान अनुपात में बांटती है। समान अनुपात का मतलब कि अगर इसका अनुपात जो निकलेगा ऊपर वाला बटा नीचे वाला, तो उसका भी अगर निकालेगा मान ऊपर वाला बटा नीचे वाला, तो मान बराबर आएगा, दोनों का मान समान होगा। इसी को कहता है समान अनुपात में। आइए इसको भाषा में कैसे लिखेंगे हम, तो सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, भाषा में तो बोलेंगे कि किसी त्रिभुज में, एकदम आसान है, किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर, किसी एक भुजा के समानांतर, किसी एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजाओं को, अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में, बराबर अनुपात का है या समान अनुपात का है, दोनों बात एक ही चीज है, बराबर अनुपात में बांटती है, बराबर अनुपात में विभाजित करती है। समझ पा रहे हैं मेरी भाषा को? ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि सर किताब का भाषा में चाहिए, नहीं, जरूर नहीं है बाबू। उस बात को समझ के अपनी भाषा में लिखिए, अच्छे से समझा के लिखिए। इसका अर्थ हुआ कि अगर हमें सिद्ध करना है तो ये करना है, अगर उसको सिद्ध करना है तो बोलेंगे अर्थात, अर्थात इस त्रिभुज में देखा जाए कि डी जो रेखा है बीसी के समानांतर है, ये डी पैरेलल है बीसी के, तो सिद्ध क्या करना है बाबू, तो हमें सिद्ध करना है, और मान लीजिए ऊपर वाला बटा नीचे वाला लिख रहे हैं, एडी बटा नीचे वाले को बोलते हैं डीबी, तो इधर बोलेंगे एई बटा ईसी। बस, आप चाहें तो उल्टा भी कर सकते हैं बाबू, नीचे वाला बटा ऊपर वाला, तो इधर भी नीचे वाला बटा ऊपर वाला। ठीक है, ऐसे डाउट भी नहीं रहना है। अब आते हैं हम लोग इसको प्रूफ करने चलते हैं। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम रचना लिखेंगे। ठीक है, रचना में मतलब कि अब इस त्रिभुज में बाहर से कौन कौन से काम, एक्स्ट्रा काम दिखा रहे हैं, उसमें जो भी काम एक्स्ट्रा करेंगे रचना के तौर पे, उसको डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। सबसे पहला हमारा काम होता है, जैसे मान लीजिए कि हम यहां पर ए से एक हम लंब गिराते हैं एडी पर, एडी भुजा पर एक हम लंब डालेंगे जिसका नाम दे दिया हमने एम, और ये लंब का संकेत हो गया 90 डिग्री का। ठीक है, और इधर से हमने एक लंब डाल दिया इस भुजा पर। ठीक है, इसका लंब का नाम दे दिया हमने एन, बिंदु का नाम क्या दे दिया, एन दे दिया। कोई दिक्कत किसी को? डी से हम ई को जी से हम सी को मिलाएंगे, ठीक है, और बी को ई से मिलाएंगे, एक को क्रॉस मिला देंगे। बस इतना ही रचना है। इसको भाषा में कैसे लिखेंगे हम, तो लिखेंगे सबसे पहले रचना में कि ईएम जो लंब है वो एडी पर है, तो बोलेंगे
ईएम एक लंब है, ईएम लंब, लंब का संकेत ऐसे होता है एडी। पुनः देखेंगे कि डीएन लंब जो है एई पर है, डी एन परपेंडिकुलर है एई पर। उसके साथ साथ हमें डी से सी को, यानी डी से सी को बी से ई को मिलाया। क्लियर? सारे रचना की बातों को हमने एक लाइन में ही लिख डाला। ठीक है, एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, सॉलिड भाषा में आंसर लिखना है और सब कुछ लिख देना है उतना ही में। ठीक है, अब आते हैं इसको प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो आते हैं प्रमाण पर। प्रमाण कैसे प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग? ठीक है, प्रूफ करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे, लिखेंगे एक चीज निकालना है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज। देखिए ऊपर का हमें जो दिख रहा है ना एडीई, उसका क्षेत्रफल ले लेना है, और नीचे का जो ये आधा ऊपर का क्रॉस दिख रहा है, देखिए जैसे मेरा मार्कर चल रहा है, ये लाइन एक गया और यहां से घूम करके आ गया, ऐसे लाइन, ये एक त्रिभुज ले लेंगे, यानी कि एडीई और नीचे वाले का नाम है बीडीई। ठीक है, इसका मान निकालेंगे। क्लियर? अब इसका मान निकालेंगे तो त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई या आधार गुणे शीर्षलम। आधार गुणे शीर्षलम, आधार गुणे क्या होता है बाबू? शीर्षलम होता है। सेम वैसे ही नीचे भी फॉर्मूला में लिखेंगे हम 1/2 आधार गुणे शीर्षलम, आधार गुणे शीर्षलम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम, तो 1/2 हो जाएगा। अब देखो बीडीई में इसका भी हो जाएगा 1/2 गुणे बीडीई, जो त्रिभुज है बीडीई, अगर इसमें आधार इस साइड के भुजा को माना जाए, इस वाली भुजा को बीडी को आधार माना जाए, तो आधार का मान हो जाएगा बीडी। और शीर्षलम देखा जाए तो देखिए बाबू, ये त्रिभुज है, ऐसे है, अगर मान लीजिए ऐसे है, अगर यहां से इस बिंदु से अगर शीर्षलम डालिएगा, लंब का मतलब होता है लंबवत, लंब का मतलब क्या होता है? लंबवत। ये तिरछा है, तिरछा है ना, तिरछा तो लंब बोलेंगे नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए, अगर कोई त्रिभुज है ऐसे, अगर कोई ऐसे त्रिभुज है, अगर आप इसको लंब मानिएगा तो बताइए, ये लंब तो कहेंगे नहीं, लंब जब इस बिंदु से गिरेगा तो जहां सीधा गिरेगा उसी को ना लंब बोलेंगे हम। उसी तरह से ये तिरछा लाइन है डी, हम लंब जब गिराने की बात कह रहे हैं यहाँ पर हम बी, यहाँ पर यहां से लंब जब जा रहा है तो ईएम पर जा रहा है। कहां जा रहा है? ईएम। क्या बोलेंगे इसको? ईएम। सेम उसी तरीके से अब ऊपर आते हैं एडीई में, तो एडीई में देख रहे हैं कि 1/2, अब इसमें का आधार क्या लेंगे बाबू? एडीई में एडी भी ले सकते हैं, डीई भी ले सकते हैं, एई भी ले सकते हैं, लेकिन हम वही लेंगे जो हमको सवाल में प्रूफ करना है। सवाल में हमको क्या चाहिए? नीचे बीडी चाहिए ना, डीबी या बीडी दिख गया है, ऊपर एडी चाहिए, तो एडी वाला आधार कौन सा है बाबू? एडी इधर है। अब आप समझ पा रहे होंगे, हमने एडी वाला, एडी को आधार बना लेंगे, और लंब कौन सा लेंगे? ईएम। अब आपको समझ में आ रहा है कि हमने लंब ईएम पर क्यों खींचा? क्योंकि एडी में आधार जब हमको डी एडी मिलेगा तभी ना इस पर लंब आने वाला ईएम मिलेगा, और नीचे का भी ईएम मिलेगा। जब ईएम से ईएम कैंसिल हो जाएगा बाबू, और 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा? एडी बटा बीडी, एडी बटा बीडी। समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट कुछ नहीं है, बस हमने एडीई और बीडीई का क्षेत्रफल निकाला, सूत्र लिखा, और उसका आधार लिख दिया एडी और शीर्षलम लिख दिया ईएम। नीचे वाले के लिए आधार लिखा बीडी और शीर्षलम वही लिख दिया जो ऊपर वाले में लिखा था। ठीक है, अब दोनों के दोनों ईएम से ईएम कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कटेगा, बचा हुआ आदमी को उतार दिया, समीकरण 1 हो गया। पुनः इसके आगे आते हैं, फिर हम लिखेंगे, फिर एक बार और निकालते हैं यही चीज, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज। देखिए एडी ऊपर रखा था, लेकिन बीडी नीचे वाला इस साइड का त्रिभुज लिए थे ना हम, अब हम सीडीई वाला लेंगे, सीडीई इस साइड का त्रिभुज लेंगे। यहां लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज सीडीई का क्षेत्रफल। अब यहां भी फॉर्मूला वही लिखेंगे, 1/2 आधार गुणे शीर्षलम, आधार गुणे शीर्षलम, 1/2 आधार गुणे शीर्षलम। ठीक है बाबू, अब आओ यहां पर इसका मान निकालेंगे, 1/2
अब बताओ यहां भी 1/2 हो जाएगा। आधार CDE के लिए देखा जाए, CDE में देखा जाए तो आधार कौन सा है? C। अब बताओ इसका शीर्षलंब लेंगे तो कौन सा लेंगे? शीर्षलंब यहां से गिर के जा रहा है, यहां पर इस बिंदु से लंब निकाल डालना है। इस बिंदु से जब लंब डालेंगे तो इस बिंदु से लंब डालेंगे तो ये तिरछा हो गया ना, ऐसे जाके EN पे जा रहा है और इसका लंबाई है DN। क्या लंबाई है बाबू? शीर्षलंब की लंबाई DN। अब ऊपर आते हैं ADE में, तो बताइए आधार कितना लेंगे? आधार AD लेंगे कि AE लेंगे? तो हमें देखना है कि अब हमें इसको तो ला दिया, अब इस इधर वाले में देखना है क्या लाना है? AE लाना है। तो AE वाले को आधार ले लेंगे, AE इंटू इसका शीर्षलंब हो जाएगा DN। अब बताओ बाबू, यहां हम देख पा रहे हैं DN से DN कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? AE बटा C। अच्छा EC भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। C जो लिखे है ना इसको हम EC भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 2। अब बताइए, अब यहां हम देखते हैं क्या कि दो समांतर रेखा, मान लीजिए कि समांतर रेखा है कोई, जानते हैं कि चूंकि समांतर रेखा में, समांतर रेखा के बीच, समांतर रेखा के बीच एक आधार पर, एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल, दो त्रिभुजों के, देखो त्रिभुज के ऊपर एस देने का मतलब त्रिभुजों हो गया, त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। क्या होते हैं बाबू? बराबर होते हैं। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि आप देख पा रहे हो इस त्रिभुज को, ठीक है। ये त्रिभुज देखो बाबू गौर से, इस त्रिभुज को हमने ऐसे बनाया है, जैसे मान लिया कि यहाँ पर हमने लिखा है ए, ऐसे लाइन दिया है और इस लाइन के साथ हमने ये भी लाइन दिया है। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज ऐसे बन गया, इसका नाम था B, इसका नाम था D और E। BD यानी कि मतलब हुआ कि एरिया ऑफ BDE, त्रिभुज BDE बराबर, अब एक त्रिभुज हमने इधर से खींचा है, इसका नाम CDE यानी एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। ये दोनों जो हैं एक ही आधार पर बने हैं DE पर, और एक ही पैरेलल रेखा, एक ही दोनों के लिए जो समांतर रेखा के बीच में है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और उसका दोनों का बराबर हो जाएगा। अब जहां CDE है वहां BDE लिखेंगे, जहां CDE है वहां क्या लिख देंगे हम? BDE। अच्छा CDE की जगह पे ही BDE कर देंगे, ठीक है। अब आप अपने हाथ में है। अब आते हैं समीकरण 2 में, किसमें आते हैं बाबू? समीकरण 2 में एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज CDE, जब इसका मान निकालेंगे हम तो देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, अब CDE की जगह क्या लिखेंगे हम जी? बराबर है ना, तो एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? AE बटा EC, AE बटा EC, समीकरण 3। अब आप देख पा रहे होंगे 1 और 3 से, 1 और 3 से, अब आप 1 और 3 से मिलाएंगे यहां पर, तो हम यहां लिख सकते हैं समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 तथा 3 से, 1 तथा 3 से जब मिलाएंगे आप तो क्या मिलेगा जी? 1 में क्या दिया है? AD बटा BD, और इसमें क्या दिया है जी? नीचे वाले में AE बटा EC, AE बटा EC। देखिए तो यही प्रूफ करना है हमें, ठीक है। AE बटा EC और AD बटा BD या DB दोनों बात सेम है, यानी आपका क्या हो गया? वो प्रूफ हो गया। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर इस तरीके आप इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और थ्योरम को प्रूफ करना चाहते हैं और जुड़ना चाहते हैं तो हमसे जरूर जुड़िए हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से। आपको बहुत सारे फायदे होंगे और एग्जाम में अच्छे अंक लाने के लिए बहुत कारगर साबित होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, के लिए धन्यवाद।